हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमने कहा था भाई 7:30 बजे आऊँगा, 1 मिनट लेट नहीं। थोड़ा-सा आप लोग का ना डाटा कुछ कम करने की सोचा कि भाई कुछ कम हो जाए, तो हम लोग 2-3 मिनट उसमें लगा दिए, है ना? कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्लास 10th की हम हिंदी पढ़ रहे हैं, गद्य खंड चैप्टर नंबर 7। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कितने लेक्चर्स बचेंगे बताओ? इसको कंप्लीट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 लेक्चर बचेंगे। परंपरा का मूल्यांकन, है ना? बच्चों, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और आज का मोटिवेशन है कि बेमतलब का ख्वाब न पालिए, जो मिला है उसे ही सँभालिए। बच्चों, बेमतलब का ख्वाब न पालिए, जो मिला है उसे ही सँभालिए। कितना ही प्यारा-सा मोटिवेशन लाइन है। तो प्यारे बच्चों, क्या हम लोग क्लास को स्टार्ट करें? वन शॉट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि एक ही क्लास में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। एक बार बच्चों, अगर हम ड्रीम की बात करें तो ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम है 450 प्लस। पूरे मेहनत से हम सिलेबस को पढ़ेंगे, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, मॉडल सेट लगाएंगे और बहुत अच्छा नंबर आएगा बच्चों हम लोगों का, है ना? और चलिए, खाना पीना खा लिया आप लोगों ने? बताओ हाँ या ना? यस बच्चों, थोड़ा खाना पीना तो मैं भी खा कर आया हूँ। खाना में बीच में टाइम मिला तो मैं फटाफट से कुछ खा लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय से शुरू करें, बताओ? मेरे बच्चे स्टार्ट करें? शुरू करें तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव शुरू कीजिए। हमें उम्मीद है कि आज पिछले क्लास के मुकाबले आपका कुछ एमबी कम खर्चा होगा, क्योंकि हमने कुछ सेटिंग्स किए हैं, तो कुछ खर्चा कम होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आइए, सबसे पहले बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे कहानी, और कल कहानी पढ़ने में बहुत मजा आया था। आज ऐसी कोई कहानी नहीं है बच्चों, आज हमें एक निबंध पढ़ना है। नाम बताइए सबसे पहले। चैप्टर का नाम क्या है? परंपरा का, परंपरा है ना? परंपरा का मूल्यांकन। बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन। पहले ये बता सकते हैं कि ये बच्चों कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का कौन सी विधा है बताओ? तो कहना निबंध है। कोई पूछे परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो कहना निबंध है। दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो बच्चों बताइए कि इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाऊंगा। लेखक का नाम ट्रिक से याद कीजिए कि बच्चों, परंपरा हमें अगर सीखनी है तो किससे सीखनी है? राम से। परंपरा मतलब समझते हो, अगर आप किसी को उल्टा पुल्टा बोल दिए तो क्या कहते हैं? माए बाप संस्कार ने सिखाया है, संस्कार परंपरा। परंपरा जो बहुत समय से चलती आ रही है। बच्चों, हम बड़ों का पैर छूते हैं, अपने दीदी का, अपने से बड़े भैया का, अपने गांव समाज में अपने से बड़े किसी भी लोग का सम्मान करते हैं। ये क्या है बताओ? ये क्या है गुरुदेव? ये तो परंपरा है, ये तो परंपरा चली आई है। आप गुरु, गुरु का जितने भी शिष्य होते हैं यानी विद्यार्थी जी जो होते हैं, वो अपने गुरु का पैर छूते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। ये क्या चला आया है बताओ? ये क्या चला आया है? परंपरा। तो जो भी चीज जो भी चीज बहुत पुराने समय से चलती आई है, जो भी चीज बहुत पुराने समय से चलती आई है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? बताओ कमेंट बॉक्स में। उसे ही क्या कहते हैं? परंपरा, जो बहुत पुराने समय से चलती आई है। तो अगर बच्चों हमें किसी व्यक्ति से परंपरा सीखना हो, वो सबसे मजबूत व्यक्ति, सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है? वो है राम भगवान। कौन है? राम भगवान। राम से याद रखना, राम विलास शर्मा। राम विलास शर्मा, तो इसके लेखक हैं राम विलास शर्मा, ये भी याद रखिएगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं, परंपरा के बारे में, जो बहुत पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते आ रहा है, जो चलते आ रहा है। इसी को हम लोग परंपरा कहते हैं। क्या यह कोई कहानी है बच्चों? बताओ, क्या यह कोई कहानी है? बोलो हाँ या ना। नहीं गुरुदेव, यह कोई कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बस हमें परंपरा के बारे में सुनना है। आइए, लेखक परिचय जो हम कहेंगे याद करना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से, बहुत तेजी में। पहला पूछा गया है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव के एक छोटे से गांव उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। पहला सवाल पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि
रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहना बच्चों उन्नाव जिला जो उत्तर प्रदेश में है, और एक गांव का नाम क्या था? उच्च गांव सानी, याद रखिएगा, गांव का नाम नहीं भूलिएगा, उच्च गांव सानी। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में बीए तथा 1934 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। तो बीए और एमए दोनों कहाँ से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 से 43 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का काम किया, इन्हें टीचर रहे। प्यारे बच्चों यहां से कोई सवाल पूछा जाए फटाफट बताइए। बताइए प्यारे बच्चों, उन्होंने बीए और एमए कहां से किया? जल्दी से, बीए और एमए कहां से किया? बीए एंड एमए कहां से किया? तो कहना बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय से। बोलिए मेरे साथ में सब लोग, कहां से किया? कहना लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि उन्होंने एमए किस विषय में किया? तो कहना एमए बच्चों इंग्लिश विषय में किया। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि फिर उसी विश्वविद्यालय में कब से कब तक टीचर रहे, है ना, अध्यापन का काम कब से कब तक किया? तो कहना 38 से 43 तक। 38 से 43 तक अध्यापन का कार्य किया। अगर यहां तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा दिल बनाकर गुरुदेव के नाम भेज दीजिए कि गुरुदेव यहां तक समझ में आ गया। जन्म हुआ उन्नाव जिला था, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा, और उसी में एक गांव है उच्च गांव सानी में जन्म हुआ। 1912 में जन्म हुआ, लखनऊ में 1932 में, है ना, 32 में बीए और 34 में एमए पास हुए। ठीक है, फिर अध्यापन का काम किया 38 से लेकर 43 तक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखा गया है बहुत प्यारा सा। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए और 1971 तक यहाँ अध्यापन किया। बच्चों उसके बाद फिर कहाँ चले गए बताओ? कहाँ चले? बलवंत राजपूत कॉलेज। ये कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पढ़ लीजिए। यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति के अनुरोध पर वे के एम हिंदी संस्थान के निर्देशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवा निवृत्त हुए। ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा। 1949 से 53 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। तो मेरे बच्चे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा जी जो हैं वो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब से कब तक रहे थे? कब से कब तक महामंत्री रहे थे बताइए। जो पूछा जाएगा वही याद करना है, जो नहीं पूछा जाएगा उसको डिलीट मारिए दिमाग से, फालतू मत पढ़िए। हम जो कह देंगे उसको बस पढ़ लीजिएगा। 1949 से 1953 तक, 1949 से लेकर 53 तक जो है महामंत्री रहे थे। उनका निधन के बारे में कहा जाए तो याद रखिएगा 30 मई 2000 ईस्वी में दिल्ली में निधन हुआ था। ये सवाल पूछा जा सकता है, पर बच्चों कोई गारंटी नहीं है। तो इस पूरे में से सिर्फ 2 सवाल निकल कर आया कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब से कब तक रहे? तो कहिएगा 49 से 53 तक। और दूसरा निधन कब हुआ? 2000 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। अगर आप इस पेज को समझ गए हैं, इस पेज के जवाब आप दे सकते हैं, तो अपने गुरुजी के लिए एक कोई भी इमोजी बनाकर भेज दीजिए कि गुरुदेव हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में लिखा गया है बहुत प्यार से, कहते हैं कि हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शिता भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरा दृष्टि यहां से यहां तक में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां से यहां तक कुछ भी आपके लिए पढ़ने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में कहते हैं रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। नहीं पूछा जाएगा। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 100% पूछा जाएगा। तो बच्चों पूछा जाएगा कि ये बताइए रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस पुस्तक पर? कहिएगा निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना पर इन्हें पुरस्कार मिला है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम याद रखिएगा। पहली रचनाएं हैं सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना।
नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल याद मत कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल याद मत कीजिए। प्रेमचंद और उनका युग 100% पूछा जाएगा। प्रेमचंद और उनका युग, इसके लेखक कौन है? कहिएगा रामविलास शर्मा। भाषा और समाज पूछा जाएगा 100%, इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नहीं पूछा जाएगा, मत याद कीजिए। भारत की भाषा समस्या पूछा जाएगा 100%, याद कीजिए। नई कविता और अस्तित्ववाद नहीं पूछा जाएगा। भारत में अंग्रेजी राज मार्क्सवाद नहीं पूछा जाएगा। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी ऐसी रचनाएं हैं इनकी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपको याद करनी है। गुरुदेव ने कह दिया तो कह दिया। 3 रचना। पहली रचना प्रेमचंद और उनका युग, इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। भाषा और समाज, इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। भारत की भाषा समस्या, इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। बस यहाँ से 2 क्वेश्चन। किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कहिएगा निराला की साहित्य साधना पर 1 ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बनेगा। प्यारे बच्चों, अगर इस पेज को आप समझ गए तो गुरु जी के लिए एक प्यारा सा इमोजी भेजिए। गुरु का काम होता है ये बताना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर हर चीज पूछने लगे तो बच्चों एक ही चैप्टर में पूरा क्वेश्चन पेपर थोड़ी बनेगा, पूरे चैप्टर में क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो क्या नहीं पढ़ना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, चलो अगले पेज पर चलते हैं। लास्ट पेज है ये, इसके बाद हम लोग निबंध पढ़ना शुरू करेंगे। कहते हैं पाठ के रूप में यहाँ रामविलास शर्मा का निबंध प्रस्तुत है। मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं परंपरा का मूल्यांकन, ये क्या है? कहिएगा निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। बच्चों ये जो निबंध लिया गया है परंपरा का मूल्यांकन, वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो कहिएगा पुस्तक का भी नाम यही था, परंपरा का मूल्यांकन। याद रहेगा कि परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक से लिया गया है? तो आंसर कहिएगा परंपरा का मूल्यांकन। कहते हैं साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा के साथ करते हैं। कुछ भी यहाँ पूछा नहीं जाएगा। बस एक सवाल आपके लिए याद रखना है। यहाँ से 2 सवाल बना। पहला, परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विधा है? तो कहिएगा निबंध है। और ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो आंसर भी कहिएगा परंपरा का मूल्यांकन। अगर हो गया, समझ में आ गया, इस पेज को समझ गए, तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव यहाँ तो हमें आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस चैप्टर से आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल, है ना। सब्जेक्टिव सवाल के चांस लगभग नहीं के बराबर है, लगभग नहीं के बराबर। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आ सकते हैं, सब्जेक्टिव के चांस लगभग नहीं के बराबर है कि नहीं पूछा जाता है। इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको कैसा लगा लेखक परिचय? कैसा लगा बताओ? कितना शॉर्टकट में पढ़ा और कैसा लगा लेखक परिचय? गुरु आपको ये बताता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, नहीं तो आप एक ही चैप्टर में अपना जीवन बिता दोगे। चलिए, बहुत सुंदर, मजा आ गया गुरुदेव। अब देखिए बच्चों, कोई कहानी नहीं है कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, ये निबंध है तो पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ करके, जैसे आपको पता है मक्खन कैसे निकलता है, दूध से मक्खन निकलता है, तो गुरु भी वही करता है। आपको पूरे चैप्टर में दूध है, उसको मक्खन निकाल के हम आपको देंगे। तो क्या आप मेरे साथ निबंध पढ़ने के लिए तैयार हैं? पेज नंबर 12 से ये शुरू होगा, और पेज नंबर 12 से शुरू होगा, और पेज नंबर मेरे बच्चे 40 पर खत्म होगा। यानी 28 स्लाइड हमें पढ़ने हैं। 28 स्लाइड, मान लो 1 मिनट लगता है एक स्लाइड पढ़ने में, तो 28 मिनट का ये चैप्टर है बच्चों। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, लेकिन हम 28 मिनट भी नहीं लगाएंगे। देख लो टाइम, 50 हो रहा है ना, 50 हो रहा है ना। चलिए हम लोग एक ठेका लेते हैं, ये काम 20 मिनट में करने का।
20 मिनट के अंदर हमें इस निबंध को पढ़ लेना है। आइए, बहुत कुछ इसमें खास नहीं है, शुरू करते हैं। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये साहित्य क्या होता है। साहित्य का मतलब होता है कि जो अभी हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, निबंध पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, ये इसी को हम लोग साहित्य कहते हैं। साहित्य मतलब लिखने उखने का काम। कहते हैं कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, नंबर एक। दूसरा, जो लोग लकीर के फकीर नहीं हैं। अब ये लकीर का फकीर मतलब क्या होता है? लकीर के फकीर का मतलब होता है जो एक ही बात को पकड़ कर रहते हैं, उसको लकीर का फकीर कहते हैं। तो मेरे बच्चे, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं। रूढ़ियां मतलब पुरानी नीति को, पुरानी स्टाइल को तोड़ करके नए तरीके से कुछ लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है बताओ? क्या आपको साहित्य की परंपरा का ज्ञान चाहिए? बोलो। नहीं सर। क्या हमको चाहिए? अरे नहीं सर। किसको चाहिए? हमको तो समाज की परंपरा का ज्ञान चाहिए कि समाज में कैसे चलना है, बड़ों से कैसे बात करना है, दुश्मनों से कैसे बात करना है, ये सब चीज हमें सीखना है। पर हमें साहित्य की परंपरा से क्या मतलब है? साहित्य की परंपरा से मतलब किसका है? लेखक का, कवि का, साहित्यकार का, नाटककार का, उपन्यासकार का। हम लोग का क्या मतलब है उससे? तो कहते हैं कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उसके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान चाहिए बच्चों। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महत्व जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। समझ गए तो दिल बनाकर भेजिए। ज्यादा इसमें नहीं समझना है आपको, ये निबंध है, बस पढ़ते चलिए। कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी बुरी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिल बनाकर भेजते रहिए। अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में कहते हैं, प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। जहां कुछ सीखने लायक होगा हम आपको रोक के सिखा देंगे, नहीं तो पढ़ते चलो चुपचाप। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषण वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का अध्याधार शोषित जनता का श्रम है और यह देखने का प्रयास करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावे जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों को की देख रेख रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबंधित करता है, उसे भी परख परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी भी कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। मेरे बच्चों, अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें है क्या चीज। इसमें चीज यही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो साहित्य लिखे जाते हैं वो अलग अलग वर्गों के लिए होते हैं। कुछ लेखक लिखते हैं जिसमें जिसमें गरीबों पर वो लिखते हैं, कुछ लेखक लिखते हैं राजाओं के ऊपर, कुछ लेखक लिखते हैं मध्यम वर्ग के ऊपर। तो वही पर यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हमें साहित्य को पहले अलग अलग कैटेगरी में बांटना पड़ेगा कि ये साहित्य किसके ऊपर लिखा गया है, ये कहानी, ये कविता, ये किसके ऊपर लिखा गया है। इस चीज को पहले बांटना पड़ेगा, यही कह रहे हैं लेखक। फिर कहते हैं जहां पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया,
वही यह स्वभाव तना संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हों। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखते हैं, है ना बच्चों। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। पहला सवाल मुझे मिला कि किस साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखते हैं। किस साहित्य में किस साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पुराने साहित्य में। पहला ऑब्जेक्टिव मुझे मिला है इस चैप्टर का। दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है ना। संभावना सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह, अरे ये भी क्वेश्चन, ये भी नहीं पूछा जाएगा, सॉरी बच्चों, नहीं पूछा जाएगा। ये उल्टा हो गया, यहां पर लिखा है संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। कल कारखानाओं में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। सभ्यता का हर स्तर वर्ण युद्ध नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ें। इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशील वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज से हुआ था और इसका उपयोग भी पूंजीपतियों ने अपने हित में किया था। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन से क्या संबंध है। पहला ऑब्जेक्टिव मुझे मिला है। वाह सर, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं बहुत कम इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन पढ़ना जरूरी है ना। क्या मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है, बताओ क्या ऐसा चीज है जो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है। कहना साहित्य। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती हैं। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। साहित्य के विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न होती है जैसे समाज में सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और कड़घे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बढ़ गई है। पर यह आवश्यकता नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज के कवि श्रेष्ठ हों। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन गया हो। कवि को क्या कहते हैं बताओ, कवि को क्या कहा गया है इस पेज पर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कवि को बिकाऊ माल कहा गया है। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं 20वीं, बच्चों जहां भी एक आध ऑब्जेक्टिव मिलेगा हम छांट के निकाल देंगे। व्यवहार में यह देखा जाता है कि 19वीं 20वीं सदी के कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों के घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का साहित्य होता है। बच्चों एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए उसे किस कोटि का माना गया है, बताओ। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा गया हो उस साहित्य को क्या कहा गया है, किस कोटि का माना गया है। पर जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा गया हो उस साहित्य को अधम मतलब होता है सबसे खराब, खराब कोटि का उसको माना गया है कहते हैं, और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है।
जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पाद और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पाद और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे पहले एटम बम किसने बनाया था। सबसे पहले एटम बम यानी अनुपना एटम बम किसने बनाया था, तो कहना बच्चों एटम बम सबसे पहले किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया। रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भौतिकवाद का अर्थ क्या नहीं है, बताओ। भौतिकवाद का अर्थ क्या नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं तो लिखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जो 100% पूछा जाएगा मैं वहां पर टिक लगा देता हूं कि भौतिकवाद का अर्थ क्या नहीं है, तो कहना भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है ना। आगे, सब कुछ परिस्थितियों द्वारा निर्धारित है ना, सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यता निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यानी बच्चों अगर मनुष्य पेड़ को नहीं बचा सकता है तो पेड़ भी मनुष्य को नहीं बचा सकता है, सीधी बात समझो। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा 100%, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति क्या है, बताओ। परिस्थिति भी मनुष्य की नियामक नहीं है। इस चीज को 100% याद रखिएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। मनुष्य और परिस्थिति का कैसा संबंध है, बताओ। मनुष्य और परिस्थिति का कैसा संबंध है, कहना बच्चों द्वंद्वात्मक। पूछा जाएगा मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है, कहना द्वंद्वात्मक संबंध है। यही तो ऑब्जेक्टिव निकल रहा है बच्चों, है ना। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। बच्चों कहाँ की सभ्यता ने यूरोप को प्रभावित किया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो एथेंस, एथेंस की सभ्यता ने यूरोप को प्रभावित किया। और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर रेफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकेल एंजेलो इटली की देन है। यहाँ हम एक और यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। एग्जाम में पूछा जाएगा साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका कैसी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल दिए, ले लीजिए फटाफट से। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका कैसी है, कमेंट बॉक्स में लिखो निर्णायक। मात्र 6 मिनट बचा है, अब देखिए मेरा स्पीड। इसका यह अर्थ नहीं है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है, या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है, इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफी निंदा की जाती है, किंतु जो लोग सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिक यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया,
पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती हैं और हृदय की आनंद विहल कर देती हैं। आगे हम कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देंगी। आगे लिखा है मेरे बच्चे, साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट हो जाती है। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। मेरे बच्चे, यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मक स्वीकार करती है या नहीं? 19वीं सदी में शैली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानवाने में बड़ा परिश्रम किए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा इतिहास का प्रवाह कैसा है ना? इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो बच्चों क्या बताना है, बताइए। ऑब्जेक्टिव मिल गया, लीजिए ऑब्जेक्टिव। इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो कहना विच्छिन्न और अविच्छिन्न, है ना? इतिहास का प्रवाह कैसा है, बोलो। विच्छिन्न और, लेकिन सर एक दो पेज बहुत खराब तरीके से पढ़ने लगते हैं। अरे क्या हो गया? इतिहास का प्रवाह कैसा है, छिन्न और विच्छिन्न कहना, विच्छिन्न और अविच्छिन्न, माफ कीजिएगा। आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया, मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, इसमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ और है, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम का क्या होता है। आगे, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं, अनेक भाषा भाषी हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों, सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया था? सोवियत संघ यानी रूस को कहा गया है। सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया था? कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखिएगा हिटलर ने, हिटलर ने। उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय अथवा देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? बच्चों क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, किसने किया था? तो कहना बच्चों हिटलर ने। नहीं हो पाया बच्चों 10 मिनट में, सॉरी, माफ कीजिएगा 20 मिनट में। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रभाव विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रभाव अविच्छिन्न है। जारशाही रूस के टॉलस्टॉय सोवियत समाज से पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रूस में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले साहित्यकार कौन हैं, है ना? कहना बच्चों टॉलस्टॉय। क्या बोलना? टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, है ना? आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, लियो टॉलस्टॉय ऐसे कुछ करके एक नाम है मेरे बच्चे। तो रूस में सबसे अधिक किसको पढ़ा जाता है? तो रूस में सबसे लोकप्रिय लेखक कौन है? तो कहना बच्चों कि लियो टॉलस्टॉय हैं। और रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने
वाले महान साहित्यकार हैं। आगे लिखते हैं, समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनकर रही ना रखी गई थी, उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत से संग्राम होते हैं वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। माफ कीजिएगा, जैसे ही बहुत सारे साम्राज्य होते हैं वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल न हुई, अलग हो गई। कुछ विलंब से, दूसरे महायुद्ध से, कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुई। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल हैं उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास की अविच्छिन्न प्रवाह बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र ही हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि संसार का किसी भी देश का साहित्य किसका मुकाबला नहीं कर सकता, बताओ किसका मुकाबला नहीं कर सकता? कहना भारत का। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीति प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसे इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। तो बच्चों, सबसे अधिक किस देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन जरूरी है? किस देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन जरूरी है, बताओ सबसे अधिक? तो कहना बच्चों भारत के लिए। देखो, मात्र अब ना 5 पेज बचा है बच्चों, तो मैं बहुत फास्ट करके पढ़ देता हूं। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। बच्चों, ऐसे बताओ अभी भारत में कौन सी व्यवस्था है? पूंजीवादी है या समाजवादी है या बच्चों मिश्रित है? तो भारत में देखो बच्चों, भारत में व्यवस्था कौन है? भारत में मिश्रित व्यवस्था है, लेकिन सबसे अच्छा व्यवस्था कौन सा होता है? सबसे अच्छा होता है बच्चों समाजवादी व्यवस्था। समाजवाद जहां पर सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में संभव है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग किस व्यवस्था में होता है? बोलो, देश की साधनों का सबसे अच्छा उपयोग किस व्यवस्था में होता है? समाजवादी व्यवस्था में। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज्यादा पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए, पर उनकी प्रगति की रफ्तार किसी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्र क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। तो बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि बताओ राष्ट्र क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? राष्ट्र क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो कहना बच्चों समाजवादी व्यवस्था में संभव है। आगे बढ़ते हैं। और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है, और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। पूछा जाएगा किस व्यवस्था में संभव है? कहना समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जब वह साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे
अवकाश होगा, मतलब छुट्टी मिलेगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। वे अनुवाद में ही नहीं, उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे। आगे, और तब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रमण्यम भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगी। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत से बहुत नाम सुनते हैं, वे इनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही। और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। तब मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा हो गया। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोगों को कितना समझ में आया। ज़्यादा इस चैप्टर में आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि इसमें शब्द जो हैं कठिन है और शब्द को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा बच्चों। लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना हो गया। तो बच्चों कितना आया 100% में समझे बताओ? 5%, 10%, 20%? हाँ, सवाल बनेंगे। मैंने पहले ही बोला कि इस चैप्टर से आपको ज्यादातर सवाल MCQ मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन ही इसमें बनते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं 99%। सवाल लगाते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निबंध परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक कौन है? मैंने क्या बोला? परंपरा सीखनी है, राम से सीखो, रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1912, अभी पढ़े थे ना, 1912 उन्नाव में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? हमने कहा यह एक निबंध है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का निधन कब हो गया? उनका निधन 30 मई 2000 को हो गया। नेक्स्ट, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान संभव है। साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है वो किस व्यवस्था में संभव है? मैं हमेशा कहूंगा बच्चों, समाजवादी व्यवस्था में। अगला क्या है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका है बताओ? तो बच्चों कहना, तो लिखना कि साहित्य की निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका है? निर्णायक भूमिका है, जैसा कि मैंने पढ़ा था। जातीय अस्मिता और दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? मैंने बताया था ना कि इतिहास का जो प्रवाह है बच्चों विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। नेक्स्ट, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं। जो साहित्य लिखना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है। हम लोग के लिए क्या जरूरी है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने वाले थे रामविलास शर्मा जी। अगला सवाल आता है, हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम किसने दिया? तो बच्चों रामविलास शर्मा ने दिया है। अगला, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो बच्चों इसी निबंध में तो हम लोग पढ़े थे कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, परंपरा का मूल्यांकन। अगला, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला सवाल, रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्र क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में हो पाएगा? किस व्यवस्था में? तो बच्चों याद रखना, समाजवादी व्यवस्था में ही हो पाएगा। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? उच्च गांव सानी। उच्च गांव सानी नहीं बच्चों, उच्च गांव सानी। ऑप्शन नंबर बी, उच्च गांव सानी। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे हिटलर साहब जो थे, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था। यदि मनुष्य परिस्थिति की नियामक नहीं तो परिस्थिति भी, बोलो बोलो बोलो, यदि आप पेड़ को नहीं बचाएंगे तो पेड़ भी आपको नहीं बचाएगा। यदि मनुष्य परिस्थिति की नियामक नहीं तो परिस्थिति भी मनुष्य की नियामक नहीं है। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थी जी, जार शाही कहाँ पर है? तो जार शाही
सोवियत रूस में है। अगला, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, और इसी पर तो इन्हें मिला है कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ में है? यह पंक्ति है परंपरा के मूल्यांकन में। अगला, रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है निराला की साहित्य साधना पर। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? हिटलर विरोधी संग्राम को महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं, महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। किस व्यवस्था के कायम होने पर जाति अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है? किस व्यवस्था के आने से? तो समाजवादी व्यवस्था से के आने से। अगला, भारतीय संस्कृति से किन दो ग्रंथों को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी? कौन सी वो दो ग्रंथ है, कौन से वो दो ग्रंथ है जिसको अलग कर देने से भारत की एकता टूट जाएगी? दो ग्रंथ हैं, एक है बच्चों रामायण और दूसरा है महाभारत। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्र क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में? तो याद रखिएगा समाज नहीं, हाँ, पूंजीवादी नहीं, समाजवादी, सामाजिक व्यवस्था नहीं, सामाजिक व्यवस्था नहीं बच्चों, समाजवादी होना चाहिए। हाँ, समाजवादी व्यवस्था में, समाजवादी। अगला सवाल लिखा है मेरे बच्चे, निबंध कौन सा है? क्या पूछा है? निबंध कौन सा है? परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? तो प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? तो बच्चों रामविलास शर्मा की रचना है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कौन है? रामविलास शर्मा है। कब से कब तक रहे थे? 49 से लेकर 53 तक रहे थे, भूलिएगा मत बच्चों। अस्मिता का सही अर्थ क्या है? अस्मिता मतलब होता है अस्तित्व यानी पहचान, पहचान होता है। अगला सवाल याद रखिएगा, खत्म हो गया। तो मेरे विद्यार्थी जी, 29 सवाल में से कृपया आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। 29 सवाल में से 29 सवाल में से आपने कितना सही किया है? यस यस, बहुत सुंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की। पहला सवाल है, रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या है? मैंने बताया उच्च गांव सानी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये किस निबंध का है? परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा का जन्म 1912। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? एक निबंध है। अगला, परंपरा का ज्ञान किसके लिए है? जो लकीर के फकीर नहीं है और क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं। जारशाही कहाँ है? रूस में। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका है? निर्णायक भूमिका है। अगला, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान संभव है समाजवादी व्यवस्था में। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? 49 से 53 तक पढ़ाए थे ना। द्वंदात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को, ये किस चैप्टर का है? परंपरा का मूल्यांकन। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा 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 सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना गया है? तो बच्चों याद रखिएगा, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रतिभाशील कहा गया है? तो बच्चों एकेश्वरवाद, जो एक ही ईश्वर पर विश्वास करता है, एकेश्वरवाद। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? दोनों का द्वंदात्मक संबंध है, मैंने बताया था आपको। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले सबसे लोकप्रिय कौन है? सबसे लोकप्रिय है टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय लिख दिया है। अगला समाप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, 16 सवाल में से प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 16 सवाल में से आपने कितना सही किया। बच्चों मैंने बताया था इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव सवाल बहुत कम इंपॉर्टेंट है और बहुत कम सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं।
आई थिंक 2 ही सब्जेक्टिव सवाल है इस चैप्टर से जो बार बार रिपीट करते हैं। कौन है? पहला सवाल है बच्चों, पहला पहला सवाल है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? किसके लिए आवश्यक है और क्यों? बड़ा ध्यान से सुनिएगा, दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो जो लोग साहित्य लिखना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए ही ये जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? भारत में जो बहुत सारी जाति है आप देख रहे हैं, भारत की जो संस्कृति है, सबसे पहले संस्कृति, पहनना पहनावा, और भारत का जो इतिहास है ना, माफ कीजिएगा, भारत में जो बहुजातीय व्यवस्था है, ये हमारी संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? कैसे आप बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमें बहुत सारी जाति में बांट दिया है? तो पढ़िएगा आंसर। लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीय भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है जो एकता स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें लोगों में बहुजातीयता का बोध होता है। बच्चों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे इतिहास में घटी हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि पहले भी हम लोग बहुत सारी जातियों में बटे हुए थे। इसीलिए कह सकते हैं कि आज जो हमारे देश में बहुजातीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं या तो हमारी संस्कृति से हम लोगों ने सीखा है या हमारे इतिहास से हम लोगों को सीखने को मिला है। लिखे हैं कि इस अध्याय से यही दोनों प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हीं दोनों प्रश्नों पर बच्चों फोकस करना चाहिए इस चैप्टर का। ठीक है, हो जाएगा। मेरे बच्चे जल्दी से बताओ। सर 14 नंबर का सवाल गलत है यहाँ पर। क्या ये हो सकता है बच्चों इसमें ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना क्लियर नहीं हो पाया था, थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा है इसको, तो मैं साफ ये वाला ना क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या कह रहा है सवाल, सवाल क्या कह रहा है ये क्लियर नहीं हो पाया था यहाँ पर। कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को प्रगतिशील माना गया है? सामाजिक विकास क्रम में हो सकता है बच्चों की पूंजीवादी सभ्यता को माना गया हो। ये सवाल थोड़ा सा मुझे भी दर्द दे रहा था। चलिए तो प्यारे बच्चों बताइए आप लोगों को मिला जुला कर चैप्टर कैसा लगा? पढ़ लिया आप लोग? सवाल बनेगा बच्चों, यहाँ से सब्जेक्टिव सवाल आने का बहुत कम चांस है। चैप्टर कैसा लगा बच्चों? आपको भी पता है कि कुल चैप्टर कितना रहेगा, कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं और उसमें कितना क्वेश्चन आएगा? सर 29 चैप्टर पढ़ेंगे तब जा करके हमारा 5 सवाल आएगा 2 नंबर वाला। 29 चैप्टर में से मात्र 5 सवाल, 29 चैप्टर में से मात्र 5 सवाल पूछा जाएगा। ये भी याद रखिएगा हमेशा मेरे बच्चे कि 29 चैप्टर में से 1-2 चैप्टर नहीं है ना, 1-2 चैप्टर नहीं मेरे बच्चे, 29 चैप्टर में से मात्र 5 सवाल। ठीक है, चलो। मुझे तो ऐसा लगता है ना जैसे यूट्यूब से भी ज़्यादा बच्चे आप लोग, हिंदी की क्लास जब होती है देखो, तो जब आप लोग एप्लीकेशन पर जुड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब से भी ज़्यादा आप लोग एप्लीकेशन पर क्लास को देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे बच्चे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं फिर से, कल आपने देखा था कि लास्ट में जब जा रहे थे आप लोग तो आपकी संख्या कितनी थी? 2000 जब आप जा रहे थे। तो अभी आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि YouTube से भी ज़्यादा आप लोग यहाँ पर चीज़ों को देखना चाहते हैं।
बस थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम अगर दूर हो जाए तो मज़ा आ जाए। देखो, अभी का ये पोल है, मैंने आपसे पूछा है कि आपको ये कैसा लगा। अभी का है ना ये। अभी मैंने आपसे पूछा मेरे बच्चे कि भाई आपको चैप्टर कैसा लगा, ये सवाल अभी मैंने आपसे पूछा है। फिर मैंने पूछा 29 में से 5 सवाल, अभी बोर्ड पे लिखा था। और देखो जाते जाते 1932 बच्चे। कल कितने थे? कल कितने थे? कल थे जाते समय 2011। तो बच्चा लगभग 50-100 का अंतर है, क्योंकि कल एक कहानी थी और आज एक निबंध था। तो थोड़ा सा आज वाले में बच्चे तो आज भी जुड़े। आज भी बच्चों जब स्टार्ट हुई कहानी तो मेरे बच्चे आप 2700 बच्चे लगभग थे। लेकिन जब लास्ट तक में चले जाती मामले तो कुछ बच्चे टर्न मार लेते हैं। चलिए, अब कितने चैप्टर बचे हमारे बताओ। अब हमारे कितने चैप्टर बचे हैं मेरे बच्चे? अब चैप्टर की संख्या कितनी है? अब शेष चैप्टर कितना बचा है? शेष चैप्टर बचा है सिर्फ 5। तो बच्चों सिर्फ 5 चैप्टर बचा है। पूरी संभावना है कि कल बच्चों 6 AM में एक चैप्टर निकालेंगे। 6 AM याद रखिएगा, 6 AM एक चैप्टर कल निकल जाएगा 6 AM में, है ना। कल मेरे बच्चे हमारा लक्ष्य है 3 चैप्टर निकालने का। कितना चैप्टर बताओ? कल हिंदी का कितना चैप्टर निकालने का मन है बताओ? 3 से 4 चैप्टर। 3 से 4 चैप्टर कल निकालने का मेरा मन कर रहा है। क्या आप लोग साथ देंगे? क्या आप लोग कल साथ देंगे कि गुरुदेव हम लोग साथ देंगे? एक दिन में 3 से 4 चैप्टर निकालने का मेरा मन कर रहा है। कल की क्लास में हम 3 से 4 चैप्टर कल पूरे दिन में निकालने का मन कर रहा है। और हो जाए, अगर ज़्यादा आप लोगों ने साथ दे दिया तो फिनिश कर देंगे, खत्म ही कर देंगे, मामला ही खत्म, खत्म ही कर देंगे, खत्म ही कर देंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। बच्चों सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठिए आप लोग, है ना। कल सब लोग अपना अलार्म सेट कर लेना है, 5:30 बजे तक जग जाना है। ठीक है, चलो अभी हिंदी व्याकरण की क्लास कितने बजे है? कोई बता सकता है हमें कि हिंदी व्याकरण कितने बजे है? तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण की क्लास 9:30 में है। तो बीच में आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, खाना पीना खा लीजिए। 1 घंटे का ब्रेक मिला है, 1 घंटे का ब्रेक मिला है। मिलते हैं बच्चों हम लोग 9:30 बजे। कहाँ पर मिलेंगे, किस चैनल पर मिलेंगे बताओ? सर हिंदी में चल रहा है, ग्रामर में संधि, हिंदी दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर मिलेंगे। दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर मिलेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा। 9:30 बजे। लव यू बच्चों, बाय सभी को। कल हम लोग कोशिश करेंगे कहीं हिंदी साहब को ख़त्म ही कर दें। बाय। सब लोग आना, कोई भी क्लास मिस मत करना। हिंदी व्याकरण की क्लास में हर विद्यार्थी जी को आना है। बाय बच्चों।